राजस्थान उपचुनाव में अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में शायद भाजपा इस बार अपना खाता नहीं खोल पाएगी और यही वजह रही कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता कहने लगे थे कि इन उपचुनाव के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री की पर्ची है वो बदल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी को यहाँ पर खुश कर सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर 7 में से 5 सीटों पर आगे दिखाई पड़ती है। वहीं 84 और खियूसर सीट पर बीजेपी है वो यहाँ पर पिछड़ती हुई नज़र आती है। लेकिन इस चुनाव में आखिर बीजेपी ने क्या पाया, इस चुनाव में भाजपा ने क्या हासिल किया, कांग्रेस ने कहाँ गलती की, ये भी एक मंथन करने की आवश्यकता है इस चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों को। लोकसभा चुनाव की बात कर तो यहाँ पर जिस प्रकार का करिश्मा कांग्रेस ने दिखाया वो करिश्मा शायद ही इन उपचुनाव में कांग्रेस दोहरा पाए, क्योंकि कांग्रेस ने एक जीत की सजी सजाई थाली है वो कहीं ना कहीं भाजपा को परोस दी है। जिस प्रकार का मैनेजमेंट कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किया था, जातीय आधार पर जिस प्रकार से गोलमंदी भाजपा की थी, जिसमें भाजपा तड़प कर रह गई थी, उस गोलमंदी को कहीं ना कहीं चतुर भजनलाल शर्मा है वो तोड़ पाने में कामयाब हुए हैं। भजनलाल शर्मा की इस चुनाव में सफल राजनीति देखने को मिली है, उनकी सफल रणनीति देखने को मिली है। इस जातीय चक्रव्यूह को तोड़ने में इस बार भजनलाल शर्मा है वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि इन उपचुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। जो जाल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बुना था वो जाल अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 7 उप सीटों की बात करें तो इन सभी 7 सीटों पर मुकाबला है वो काफ़ी रोचक है, जिनमें कांग्रेस है वो मात्र दौसा और रामगढ़ सीट पर ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा यदि हम बात अन्य सीटों की करें तो वहां पर जैसे झुंझुनू है या फिर देवली उनियारा है, इसके अलावा सलुम्बर सीट है, ये वो सीटें जहां पर कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस नंबर 3 पर रहेगी, ये लगभग साफ हो चुका है। खियूसर और 84 में कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आखिर ये क्यों इन परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो गई, ये कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता कांग्रेस को है। हालांकि वोटिंग अभी 13 तारीख को होगी और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे, तस्वीर उस दिन साफ होगी। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान इन सीटों पर आ रहे हैं, जिस प्रकार से मतदाता बोल रहे हैं इन सीटों पर, उसके अनुसार कांग्रेस यहाँ पर इन सभी 7 सीटों पर कोई बहुत ज़्यादा कमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। इसकी मुख्य वजह एक ये रही कि कांग्रेस यहाँ पर बिखरी हुई नजर आई। कांग्रेस इन सभी सीटों पर एकजुट होकर प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दी। इसके अलावा जो कांग्रेस से जो नाराज नेता थे वो भी नाराज ही रहे, उनको भी कांग्रेस मनाने में असफल रही। कांग्रेस के जो बागी नेता थे उनको भी कांग्रेस नहीं बना सकी और यही वजह है कि अब कांग्रेस की इतनी खराब गत इन चुनाव में होती हुई दिखाई पड़ रही है। जबकि भाजपा की बात करें तो भाजपा से जो तमाम जो नेता थे, जो नाराज थे, जो टिकट की मांग कर रहे थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी, उनको भाजपा संतुष्ट करने में कामयाब रही, उनको भाजपा अपने खेमे में फिर से करने में कामयाब रही और यही वजह है कि भाजपा इन चुनाव में कांग्रेस के बनस्पत आगे नज़र आती है। हम सभी 7 सीटों की बात करें तो सबसे पहले हम अपने शेखावाटी क्षेत्र की झुंझुनू सीट की बात करते थे। यहाँ पर जिस प्रकार की भीड़ राजेंद्र गुड्डा की सभाओं में मुस्लिम मतदाताओं की उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस इसे अपना गढ़ मान रही थी और कांग्रेस मान के चल रही थी कि चुनाव में हम निश्चित ही विजय हासिल करेंगे। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो कि वर्तमान में जाटों के सबसे बड़े नेता नजर आते हैं और वो अपने आप को इस प्रकार से प्रोजेक्ट करते हैं कि वर्तमान में सबसे बड़े नेता जाट नेता है। बगल की उनकी सीट है लक्ष्मणगढ़, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के बड़े जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा एक भी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए झुंझुनू नहीं पहुंचते हैं। जबकि यदि खियूसर के बाद यदि किसी सीट पर बात करें सबसे ज़्यादा जाट मतदाताओं की तो वो झुंझुनू में है। तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान इन सीटों पर होगा ही। कौन ऐसे में कांग्रेस को बचाएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। इतना बड़ा नेता, जाट नेता, यदि सबसे ज़्यादा जाटों की बाहुल्य वाली सीट पर नहीं प्रचार करने के लिए आता है तो कांग्रेस के लिए फिर इन सीटों पर बचता क्या है। इसके अलावा और यही वजह है कि कांग्रेस है वो अब इस लड़ाई में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। झुंझुनू की लड़ाई में कहीं ना कहीं राजेंद्र भामू है भाजपा के, वो मजबूत स्थिति में खड़े हुए नजर आते हैं। यदि बहुत ज़्यादा यदि एससी के वोट और यदि मुस्लिम वोट यदि
राजेंद्र गुडा के साथ नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में फिर अमित ओला के लिए एक संभावनाएं बन सकती है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र भांबू है वो मजबूत स्थिति में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से गुडा को समर्थन मिल रहा है मुस्लिम मतदाताओं का, वो देखने लायक होगा। और यहाँ पर माली समाज के वोट भी निर्णायक स्थिति में है, क्योंकि माली समाज के मतदाता भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। तो देखना होगा कि ओबीसी वर्ग है वो किस ओर जाती है और राजपूत मतदाता क्या भाजपा का दामन छोड़ देगा, ये भी सवाल है। तो ऐसे में झुंझुनू का चुनाव काफ़ी रोचक है। लेकिन अमित भांबू, माफ़ कीजिएगा, अमित ओला के लिए संभावना अब बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र भांबू है वो मजबूत स्थिति में हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम एक और सीट की बात कर लेते हैं खींवसर की। तो खींवसर में ज़बरदस्त मुकाबले में यहाँ पर हनुमान बेनीवाल बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल का मुकाबला रेवंत राम डांगा के साथ है। 2 से 3 दिन पहले तक लग रहा था कि रेवंत राम डांगा वो 10 से 12 हज़ार वोटों से आगे चल रहे, लेकिन वर्तमान में कनिका बेनीवाल है वो बहुत ज़्यादा पीछे नज़र नहीं आती है रेवंत राम डांगा से। मुकाबला काफ़ी रोचक होगा और काफ़ी करीबी होगा। यदि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है डॉक्टर रतन चौधरी यदि वो फुल फेल इस सीट पर हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आरएलपी के लिए अच्छी संभावनाएं इस सीट पर है। वरना यहाँ पर रेवंत राम डांगा बाजी मार सकते हैं। यदि रतन चौधरी 40,000 के आसपास यदि वोट ले जाती है तो फिर रेवंत राम डांगा की रथ को कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता, अन्यथा आरएलपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर रतन चौधरी वो कितने वोट लेकर जाती है, क्योंकि इस समय इस सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी है वो वोट कटवा पार्टी के रूप में दिखाई पड़ती है। मुकाबले में यहाँ पर कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अपनी ओर से प्रयास जरूर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया था। मेरे कुछ पत्रकारों से वहाँ पर बात हो रही थी तो उनका कहना था कि कांग्रेस है वो जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की सभाओं में जो लोग जो भीड़ पहुंची थी उनका कहना यही था कि हम आरएलपी को वोट करेंगे, हम सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा को सुनने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति है वो खींवसर में दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर आरएलपी मजबूत है और बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर हार जीत का नहीं रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि रेवंत राम डांगा वो कितना यहाँ पर कमाल कर पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सीधा हमला हनुमान बेनीवाल रेवंत राम डांगा पर बोल रहे हैं, वो कहने के प्रधान मैंने बनाया, वो समोसा मैं खिलाता था, वो मेरे पैरों जो मेरे जूतों की पॉलिश करता था, इस प्रकार के बयान हैं, वो निजी बयान भी अब रेवंत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल की ओर से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। रेवंत राम डांगा भी उनको ना समझ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो इस चुनाव में तल्खी है वो भी देखने को मिली और एक गृह भाषा का प्रयोग भी इस चुनाव में हमें देखने को मिला। तो देखना होगा कि इस चुनाव में आखिर जो खींवसर का मतदाता है वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा। क्या फिर से हनुमान बेनीवाल के माथे पर रोली चंदन का तिलक लगाएगा या फिर इस बार रेवंत राम डांगा को मौका देगा, जो कि पिछले चुनाव में महज 1800 वोटों के आसपास से रह गए थे विधानसभा जाने से। तो इस बार आखिर खींवसर की जनता है वो किन मुद्दों वोट करेगी, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। एक और सीट है दौसा सीट। यहाँ पर जिस प्रकार से 73 साल की उम्र में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पसीना बहा रहे हैं, शायद ही ऐसा इन 7 सीटों पर कोई नेता रहा होगा जिसने इतनी मेहनत इस सीट पर की है। एक और जहाँ किरोड़ीलाल मीणा है तो वही दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया, दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला करने से बचते हुए नजर आए। लेकिन क्या परिणाम आखिर इस सीट पर रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस प्रकार से सीएम भजनलाल शर्मा ने एक चुनाव के अंतिम प्रचार के दिन सभा की साफ संदेश था कि जो ब्राह्मण मतदाता भाजपा से वहाँ नाराज लग रहा है उनको साधने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद ने कमान संभाली और अंतिम दिन चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन वहाँ पर रोड शो किया। इस रोड शो में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। तो ब्राह्मण मतदाता वो किस ओर जाएंगे ये भी एक अच्छा एक फैक्टर होगा जीत के लिए। आखिर जहां ब्राह्मण मतदाता जाएंगे वहां ये जीत है वो भाजपा के लिए और आसान हो जाएगी। क्योंकि यदि हम बात करें दौसा सीट की तो यहाँ पर एससी और एसटी दोनों के बराबर मतदाता हैं। मीणा बाहुल्य सीट है तो देखना होगा कि आखिर मुरारीलाल मीणा है वो कितना वोट है अपना बचा पाते हैं मीणा समाज का। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खड़े हो रहे हैं तो इस बार मीणा समाज का रुझान है वो भाजपा की ओर ज़्यादा दिख रहा है, जो कि परंपरागत रूप से दौसा सीट पर मुरारीलाल मीणा के सपोर्ट में रहे हैं। ऐसे में मुरारीलाल मीणा के सामने बड़ी चुनौती है अपने मीणा मतदाताओं को रोकने के लिए। यदि वो मीणा मतदाताओं को फिर से लामबंद कर लेते हैं कांग्रेस के लिए तो फिर
यहाँ पर डीसी वेरवा जो है कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी के सामने वो जीतने की संभावना, उनकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अन्यथा भाजपा प्रत्याशी जगनमोहन मीणा वो यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर जोर पूरा लगा रखा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, तो वहीं सचिन पायलट भी यहाँ पर प्रभावी हैं और गुर्जर मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है, तो वो किस ओर जाएंगे। इसके अलावा माली समाज भी बड़ी तादाद में 200 सीट के ऊपर है, माली समाज भी वोट किस ओर देंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से सीएम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चुनावी सभा के दौरान दौसा में कहा भी था कि मैच फिक्सिंग लग रहा है, तो माली समाज है वो भी समझदार है, वो किस ओर वोट करेंगे, किस सोच के साथ वोट करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। और राजपूत मतदाता अभी भी दौसा में भाजपा के साथ लामबंद नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच है और कड़ी टक्कर इस सीट पर है। ये सीट एक ऐसी जहाँ पर कांग्रेस है वो मजबूत हो सकती है, कांग्रेस एक बार फिर से जीत सकती है। इसके अलावा एक और अन्य सीट की बात करें तो सलूमपुर की वो सीट है जहां पर शांति देवी मीणा है वो आसानी से जीतती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर उनके सामने जो रेशमा मीणा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। और इसके अलावा जो बीएपी पार्टी के जो जितेश कटारा हैं वो काफ़ी अच्छे से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए इस सीट पर संभावना ज़रूर है। यहाँ पर मुकाबला है वो अब बीएपी पार्टी और बीजेपी के बीच नज़र आ रहा है, जबकि जो रेशमा मीणा है कांग्रेस की उम्मीदवार वो यहाँ पर पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छे से चुनाव मैनेजमेंट यहाँ पर बीएपी पार्टी का देखने को मिल रहा है, लेकिन अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो ऐसे में उनकी धर्मपत्नी शांति देवी मीणा है वो इस सीट पर चुनाव लड़ रही, तो एक सहानुभूति की लहर है ज़रूर भाजपा के पक्ष में, बल्कि पक्ष में ज़रूर है। लेकिन जिस प्रकार से शांति देवी मीणा कोई अच्छे से भाषण भी नहीं दे पाती है, लेकिन भाजपा के तमाम जो शीर्ष नेता है वो उनके साथ खड़े हैं, चुनावी प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री वो वहाँ पर डटे हुए हैं, अलग अलग समाज के नेता वहाँ पर डटे हुए हैं भाजपा के लिए, तो भाजपा वहाँ पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन उनका मुकाबला वहाँ पर बीएपी पार्टी के साथ ही है। इसके अलावा एक अन्य सीट है देवली उनियारा। यहाँ पर जिस प्रकार का क्रेज यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में नजर आ रहा है वो निश्चित ही कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए हैरान कर देने वाला है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही परेशान है इन निर्दलीय प्रत्याशी से। नरेश मीणा के लिए जन सैलाब है, युवाओं का उमड़ रहा है, वहाँ पर चुनाव से पहले दिवाली जैसा माहौल है, उत्साह है वोटरों में नरेश मीणा के प्रति दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से वो चुनावी सभाएँ उन्होंने की, जिस प्रकार से उन्होंने रोड शो किए, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके रोड शो में युवा पहुंचे, के मतदाता पहुंचे, तो एक अच्छी फाइट है वो नरेश मीणा इस चुनाव में करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद है इस सीट पर हराम हो चुकी। लेकिन भाजपा के जो राजेंद्र गुर्जर है वो अच्छी स्थिति में देवली उनियारा सीट पर है, क्योंकि उनके सामने 2 मीणा समाज के नेता है वो लड़ रहे हैं। एक और कस्तूरीचंद मीणा है कांग्रेस की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है। तो यहाँ पर भाजपा के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है और भाजपा यहाँ पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ पर भाजपा के राजेंद्र गुर्जर है वो आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। वही एक और सीट है रामगढ़ की, ये सीट जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई थी। उनके पुत्र यहाँ पर आर्यन जुबेर खान चुनाव मैदान में है, उनके सामने भाजपा के सुखवंत सिंह मैदान में है। सुखवंत सिंह ने काफ़ी अच्छा चुनाव यहाँ से लड़ा है और अच्छी पोजीशन में आज के समय में सुखवंत सिंह इस सीट पर नजर आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यहाँ पर कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया और एक बार फिर से कांग्रेस को वापस रिकवर किया और कांग्रेस को मजबूत स्थिति में इस रामगढ़ सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है, लेकिन बाबा बालकनाथ जैसे नेता है वो यहाँ पर वोटों का पोलराइजेशन करने में सफल हुए। उनके बयान हैं वो जिस प्रकार से उनकी छवि रही है उसी अनुरूप उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया और वोटों का पोलराइजेशन है वो करते हुए दिखाई दी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वो करने में सफल हो गए हैं, तो ऐसे में वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में भाजपा इस समय नज़र आती है। लेकिन कुछ भी इस सीट के ऊपर हो सकता है, कांग्रेस के लिए यहाँ पर संभावनाएँ हैं, कांग्रेस इस सीट के ऊपर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा एक अंतिम सीट है 84 की सीट। यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए संभावनाएं नहीं है। हालांकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा प्रचार करने के लिए पहुँचे थे और जो भाजपा प्रत्याशी है
उनके लिए उन्होंने प्रचार किया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो भाजपा, कांग्रेस और बीएपी पार्टी के जो नेता हैं उनमें किसकी किस्मत है वो खुलती है, किस नेता को वहाँ पर वोट जनता डालती है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो 84 सीट पर जो प्रत्याशी हैं बीएपी पार्टी के अनिल कटारा, वो यहाँ पर जीतते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनका मुख्य मुकाबला है वो भाजपा के कारीलाल ननोमा के साथ है। लेकिन जो बीजेपी के जो एक कारीलाल ननोमा है वो कितना वोट लेंगे ये दिलचस्प होगा। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पर महेश रोत चुनावी समर में उतरे हुए हैं। महेश रोत है वो सरपंच रहे हैं और युवा है, एक युवा को वहाँ पर कांग्रेस ने मौका दिया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कमाल है वो महेश रोत करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर राजकुमार रोत जो कि बीएपी पार्टी के सर्वे सर्वा है, वो जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता उस क्षेत्र में है, मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के लिए कुछ वहाँ पर बचा नहीं है। वहाँ पर बीएपी पार्टी का प्रत्याशी है वो आसानी से उस सीट के ऊपर जीत हासिल कर लेगा। तो ये कुछ समीकरण है चुनाव के। हालांकि मतदान 13 नवंबर को यानी कि कल होना है, बुधवार को होना है, और परिणाम है वो 23 नवंबर को आएंगे। उस दिन ये तस्वीर साफ होगी कि इन 7 सीटों पर जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। हालांकि यदि देखें मजबूत स्थिति में तो 4 सीटों पर वहाँ पर भाजपा है वो ठीक ठाक पोजीशन में है, जबकि खींवसर और 84 सीट पर तो तीसरा फ्रंट है वो वहाँ पर अच्छी पोजीशन में है।